कोकना में एक एक्सीडेंट हुआ, वो गाड़ी धंसी हुई थी, मेरे आंखों के सामने हुआ। वो गाड़ी निकाल करके रोड पे रिपेयरिंग का काम कर रहे थे, पीछे से जो बंदे या सामने से आए उन्होंने सीधा टक्कर मार दिया। खुटान थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में बाइक सवार 2 लड़कों की भीषण एक्सीडेंट में जो है पूरी तरीके से घायल हो जाते हैं। घायल होने के बाद उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए CSC खुटान ले जाया जाता है। बता दें कि इस पूरे मामले में जो ग्रामीण हैं, ग्रामीणों की मदद से उनको जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया जाता है। हालांकि वहां पर मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन वहां पर लोग 108 और 102 पर लगातार फ़ोन लगाते रहे, लेकिन फ़ोन नहीं रिसीव हुआ, ना तो उधर से कोई जवाब हुआ। घंटों तक एम्बुलेंस नहीं आई, जिसकी वजह से दोनों लड़कों को घंटों तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रखना पड़ा। इस बीच कितना इलाज हो पाया, इस चीज़ की भी जानकारी लेंगे। लगातार जो क्षेत्र के वहाँ आम जनमानस थे उस मदद में लगे हुए थे। उसी मदद में अनुराग यादव भी थे और राकेश मिश्रा के साथ तमाम लोग थे। तो ये सभी लोग मिलकर के दोनों लड़कों को बचाने की जद्दोजहद करते नजर आए। इस बीच दोनों लोगों का नाम स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। 1 घंटे बाद ये पता चल पाता है कि एक लड़का जो शिव कुमार नाम है वो डिहिया का रहने वाला है और दूसरा कमलेश बिंद जो रामनगर राउतपुर का रहने वाला था। इन दोनों की मदद किस तरीके से की जाती है और कितने देर के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुटान से प्राइवेट गाड़ी बुला करके उनको जिला अस्पताल भेजा जाता है और दूसरे को एक निजी अस्पताल पर जौनपुर भेजा जाता है, उनकी जान बची या नहीं बची, इन सारे सवालों को जवाब अनुराग यादव से लेंगे। ये पिलकिछा क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। तो इनसे पूरी जानकारी लेंगे किस तरीके के जो मदद है ये क्षेत्र में जो भी घटनाएं होती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, बिरादर का हो, किसी भी समस्या के अगर उसमें समस्या में होते हैं तो उनकी मदद करने ये ज़रूर पहुंचते हैं। सारी चीज़ों की बात करेंगे कि पहले तो घटना में जो 2 लड़के जो घायल हुए थे उनका हालचाल लेंगे, क्योंकि पूरी रात उनके साथ ये मौजूद थे। भैया स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। देखिए, हम लोग घटना के जैसे ही घटना हुई सूचना हमको मिलती है जी। मैं एक कार्यक्रम में था, वहाँ से मैं तुरंत भाग के पहुँचता हूँ घटनास्थल पर और उन लोगों को दोनों को लेके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुटान पहुँचता हूँ। अच्छा, जब आप वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि हम लेट वहाँ पहुँचे थे, क्या स्थिति वहाँ होती है उन लड़कों की और किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ था? देखिए, एक ट्रक थी, उसके पीछे खड़ी ट्रक थी, उसमें पीछे से बाइक सवार दोनों आके लड़ जाते हैं और लड़ते हैं। जब घायल अवस्था में पड़े रहते हैं, कोई देखने वाले बहुत लोग थे, कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। प्रशासन भी आया था लेकिन वो रास्ता खाली कराने में लगा था। तो वहाँ पर पहुँचे हमारे कुछ साथियों ने उनको गाड़ी में लादा अपने निजी वाहन से और हम लोगों ने लेके उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुटान पहुँचे। वहाँ डॉक्टर ने उन्हें रेफ़र कर दिया जिला अस्पताल के लिए। हम लोगों ने 1.5 घंटे कोशिश किया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की जो एम्बुलेंस चलती है वो पूरी तरह से कॉल रिसीव करके, लेकिन उधर से कॉल बैक आ नहीं रहा था। आप लोग भी वहाँ पहुँच चुके थे, आप लोग भी देखे, लगातार आप लोग भी ने कोशिश किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम लोग अपनी निजी गाड़ी से लेकर शिव कुमार बिंद जी को मैं तुरंत लेके निकल जाता हूँ जिला अस्पताल के लिए और दूसरी गाड़ी से कमलेश निषाद जी को उनके परिवार वाले एक निजी हॉस्पिटल में लेके पहुँचते हैं। ये घटना के बाद कितनी देर के बाद घर के लोग पहुंचते हैं? घर के लोग लगभग 1 घंटे बाद पहुंचे हैं और यहाँ वाले में तो उनके बगल का एक लड़का मेरे साथ था, वही लेके हम दोनों ही लेके वहाँ पहुँचे हैं, एडमिट कराए हैं, उसका इलाज हुआ है। जो भी लगा है हम लोगों ने पूरी भरपूर मदद किया है और इस समय वह ठीक है और उसके परिवार वाले सुबह गए हैं, वहाँ उससे मुलाकात हुई है। लेकिन घर के बगल वाले एक भाई थे मुकेश बिंद जी, वो लगातार मेरे साथ वहाँ लगे रहे। अच्छा, दूसरा जो लड़का था कमलेश, उसका क्या हालचाल है? उससे कोई बातचीत हुआ किसी से? अभी किसी से बात नहीं हुआ, लेकिन लोग बता रहे हैं, हमने सुना है कि वो ठीक है, वो भी ठीक है और उसका भी इलाज चल रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी लापरवाही जो स्वास्थ्य विभाग की इस समय है प्रदेश में, पूरे प्रदेश में। देखिए, एम्बुलेंस सेवा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चलाया था कि जो भी एक्सीडेंट हो तुरंत तत्काल पहुंचकर उसको हॉस्पिटल पहुंचाए। लेकिन 1.5 घंटे अगर कुछ हो जाता, उन परिवारों को क्या जवाब देती है सरकार? मैं आपके माध्यम से उस सरकार से भी पूछना चाहता हूं, क्या जवाब देती?
किसी के घर से अगर कोई बेटा अगर कुछ हो जाता है अनहोनी, तो क्या जवाब देती सरकार। इसीलिए मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी गड़बड़ियां हों उसको तुरंत ठीक किया जाए और आम जनमानस के जो भी दुर्घटनाएं हो रहे हैं तुरंत तत्काल एम्बुलेंस सेवा वहां पहुंचे। और मैं लगातार क्षेत्र में चलता रहता हूं, कोई एक घटना नहीं है। जहां भी घटनाएं होती हैं, आप तो पत्रकार महोदय, आप लोग तो यहीं के हैं, आप लोग देखते भी होंगे। मैं जाति धर्म नहीं देखता हूं, बिरादरी नहीं देखता हूं। मैं उस लड़के को तब भी नहीं जान रहा था कौन लड़का है। मैं जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेके खुटान पहुंचा तब उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई कि ये यहाँ का रहने वाला है। मैं लेकिन दोबारा उसको लाद चुका था गाड़ी में ले जाने के लिए, तब उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई कि कहाँ का रहने वाला है। तो हम लोग जो भी असहाय रहेंगे, मैं जब तक रहूँगा गरीब असहाय जो भी जिस लायक रहूँगा उनके साथ खड़ा रहूँगा, मजबूती से खड़ा रहूँगा। ये कोई कहने की बात नहीं है। नहीं, ये सही चीज़ें हमने देखा कि जिस तरीके से इन्होंने वहाँ उनकी मदद की, और लोग भी थे, सभी लोगों ने मिलकर के जिस तरीके से मदद किया। बता दें कि रात में सैकड़ों लोग जो है एम्बुलेंस बुलाने के चक्कर में तमाम फ़ोन कर चुके। मैंने खुद फ़ोन किया, उधर फ़ोन पूरी बेल जाती थी लेकिन उधर से कोई कॉल रिसीव नहीं होती थी। कॉल बैक में फ़ोन आता था, फ़ोन आने के बाद ये बोला जाता था कि अभी आपको कॉल बैक आएगा, किसी एम्बुलेंस की कॉल बैक आएगी। लेकिन 2 घंटे 3 घंटे बीत जाने के बाद किसी का कोई भी कॉल बैक नहीं आया। इस बीच जो राकेश मिश्रा के साथ तमाम सैकड़ों लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और उस जो हॉस्पिटल है वहाँ के प्रांगण में एक 102 नंबर की एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। जब वहाँ पूछा जाता है कि उस ड्राइवर कहाँ है तो पता चलता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के किसी आवास में वो हैं। वहाँ जो है उप निरीक्षक खुटान जो और सैकड़ों लोग जो वहाँ पहुँचते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एम्बुलेंस लेकर के चलें, लेकिन वो तनिक भी नहीं हिलते हैं। क्योंकि समझिए कि बच्चे की जान हलक पर अटकी हुई थी, उसके बाद भी उस व्यक्ति का जो है ज़मीर नहीं जागा, एक बार भी सिकन तक उसके चेहरे पर नहीं आई कि इस बच्चे को हम जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल तक पहुंचा दें। वह जो है सिस्टम से चलने की बात करता रहा कि आप फ़ोन करिए, जो रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट दीजिए, उसके बाद हम चलेंगे। पूरी जनता जितनी सैकड़ों लोग थे, सैकड़ों लोग कहते रहे, उप निरीक्षक कहते रहे, यहाँ तक कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इस समय जो डॉक्टर थे इमरजेंसी में, उनसे भी कहा, डॉक्टर ने भी कहा कि ठीक है लेकर चले जाइए, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति एम्बुलेंस का पहिया तनिक भी नहीं घूमने दिया। तो सोचें कि कोई व्यक्ति स्ट्रेचर पर पड़ा है, उसकी गंभीर हालत है, वो मरने के कगार पे है, उसके बाद भी ऐसे लोग सिस्टम चलने की बात करते हैं। जिसका सिस्टम ही पूरा भ्रष्ट हो वो सिस्टम फिर चलने की बात करते हैं। तो सोचिए कि इस कंडीशन पे क्या किया जाना चाहिए था उस समय। देखिए, हम लोगों को तो पहले जागरूक होना होगा जी। इसका क्यों नहीं आया, किस लिए नहीं आया और वो कहाँ सो रहा है, इसको जवाब देना चाहिए। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अधिकारी हैं उनको जवाब देना होगा कि वो कहाँ सो रहे हैं। और अगर बताइए इतनी बड़ी लापरवाही करेंगे, अगर कुछ अनहोनी हो जाता तो उसके घर वालों को क्या जवाब कौन देता। किसी का भाई है, किसी का बेटा है, अगर उसके साथ कुछ हो जाता उसके बच्चों का क्या होता। और आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, देखिए हम लोग तो कोई जाति धर्म देख के काम करते नहीं, हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम लोग उनके में आस्था रखते हैं, इसलिए सबको समानता के भाव से देखते हैं। किसी को कोई ज़रूरत पड़ जाए, मैं आपके माध्यम से कहता हूं फ़ोन उठा के मिला लेना 12 बजे रात को, अनुराग यादव आपके दरवाजे खड़ा दिखाई देगा। ये कोई वादा करने की बात नहीं है, मैं लोगों के साथ खड़ा होकर दिखाया हूं। जब भी लोगों को ज़रूरत होती है, जितनी ताकत मेरी है, जितनी हैसियत मेरी है, मैं पूरा 100% देने की कोशिश करता हूं और लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आज नहीं भविष्य में भी मेरी जहां ज़रूरत पड़ेगी, जो भी मुझे बुलाएगा, मैं जिस योग्य रहूंगा उसकी मदद उतने ही ताकत से करूंगा, ये आपसे मैं विश्वास दिलाता हूं। और आप ही के माध्यम से मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि आपकी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी लगातार बड़े बड़े दावे करते हैं, हम लोगों ने कल धरातल पे देख लिया, वो एकदम फेल है, एकदम फेल्योर है, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि उसको सही कर लें, नहीं तो जनता उनको 2027 में ठीक करने का काम कर देगी। अच्छा ये बताइए, थोड़ा सा एक्सीडेंट जो हुआ था वो पूरी तरीके से जो ट्रक खड़ी हुई थी, उत्तर प्रदेश राज्य का जो हाईवे है उस पर गाड़ी खड़ी थी,
ऐसे तमाम गाड़ियां आप देखे होंगे, ट्रक वगैरह खड़ी रहती हैं, उनके लिए क्या कहेंगे कि जो है ट्रक इस तरीके से खड़े, वो क्या वैध है इस तरीके से कोई ट्रक आप रास्ते पर खड़ा कर दें? इन्हीं ट्रकों की वजह से तमाम एक्सीडेंट होते हैं जिसमें लोगों की मौत हो जाती है। तो ये सरकार, वहाँ के प्रशासन, वहाँ की पुलिसकर्मी जो है, आरटीओ विभाग, ये आखिर क्यों नहीं कोई जो है एडवाइजरी जो है देता कि ऐसे लोग जो सड़क पर पहिया, 4 पहिया वाहन या फिर 22 टायरा, 10 टायरा, कोई भी टायरा होता है, जो भी, चाहे वो कंटेनर हो, चाहे ट्रक हो, कोई भी चीज़ आप सीधे सड़क पर खड़ा कर देते हैं। सामने से गाड़ी आ रही होती है, पीछे से कोई आ रहा होता है, अचानक से जो है गाड़ियों का टकराव हो जाता है, ऐसे में कई लोगों की जान चली जाती है। क्या कहेंगे? बहुत बड़ा फेल्योर है, प्रशासन इसमें पूरी तरह से फेल है। इसके लिए पार्किंग बननी चाहिए, कहीं पार्किंग में ले जाकर खड़ी करें, नहीं तो दुर्घटनाएं आए दिन हम आप देख रहे हैं, आए दिन दुर्घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं और पुलिस प्रशासन शांत है। मैंने देखा कि एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस वाले पूरी तरह से ट्रक को चारों तरफ से घेर के रखे थे, उस ट्रक की सुरक्षा कर रहे थे। सिर्फ 2 पुलिसकर्मी हमारे साथ वहां लगे हुए थे हॉस्पिटल में। और मैं आपके माध्यम से उनसे और सूचना के अनुसार ये भी पता चला कि वो ट्रक धंसी हुई थी। वो धंसने के बाद उसको रोड पे लाके उसको कुछ ठीक कर रहे थे वो लोग, और उसके पीछे से जो दोनों बाइक सवार थे वो पीछे से जाके उस पर मार दिए थे। और मैं आपके माध्यम से सरकार से यह वो करना चाहता हूं कि जितनी भी ट्रकें रोड पे लगा के चले जाते हैं, इनको कहीं एक जगह बनाई जाए जहां फिक्स हो कि वहां जगह रहे, स्पेस रहे, वहां ये खड़ी करें, ना कि रोड पे खड़ी करें। रोड पे खड़ी करेंगे तो आए दिन ऐसे एक्सीडेंट होते रहेंगे, किसी के घर के लोग खोते रहेंगे। और जिस तरह से पूरी तरह से प्रशासन को सख्ती बरतनी होगी, ट्रक को सही जगह खड़ी करना, ट्रैफिक रूल को पालन कराना, और लोगों की तभी जान बचे जाएगी। भैया ये कहेंगे थोड़ा सा आप अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए। यदि कोई ऐसी गाड़ी अगर सड़क किनारे आपको खड़ी दिखती है तो आप बड़े ही सरलता से गाड़ी अपनी धीमी कर करके अच्छे से आप रोड क्रॉस करिए, क्योंकि तमाम लोग सामने से आते रहते हैं। यदि आप गाड़ी सही चला रहे हैं लेकिन दूसरा व्यक्ति किस तरीके से गाड़ी चला रहा होता है, ये जो है स्पष्ट नहीं होता है या कंफर्म नहीं होता है। वो शराब पिया हुआ है या उसे जो है रोड के जो नियमों का पालन करना चाहिए वो उसको आता है कि नहीं आता है, तमाम सवालात होते हैं, जिसकी वजह से आए दिन जनपद जौनपुर में सबसे ज़्यादा इस समय दुर्घटना हो रही है। तो सभी जो है, जो भी बाइक चालक हैं, जो भी सभी हमारे भाई बंधु हैं, उनसे मेरा अनुरोध ये रहेगा कि जब भी आप सड़क पर निकलें तो कोशिश करें, यदि आप ड्रिंक करते हैं तो कदापि ड्रिंक करके आप रोड पर ना चलें। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप रोड पर चलें हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि अगर कल ये दोनों लड़के अगर हेलमेट पहने होते तो शायद इनको उतनी गंभीर चोट नहीं लगती। तमाम ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिसमें हेलमेट न पहनने की वजह से ये सारी दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें उनकी जान चली जाती है। तीसरी ये है कि आप अगर सड़क के किनारे कोई गाड़ी खड़ी है तो बड़े ही ध्यान से आप सड़क को पार करें, या आप बगल में किसी को ओवरटेक कर रहे हैं तो उस समय भी बड़ी ही सावधानी से गाड़ियों को ओवरटेक करें, क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं तो शाम को आपके घर के लोग आपकी राह देखते हैं कि मेरा लड़का, मेरा भाई, मेरा बेटा सही सलामत घर आ जाएगा। लेकिन जब यही फ़ोन आते हैं हॉस्पिटल से, पुलिस के द्वारा या किसी ग्रामीण के द्वारा कि आपके बेटे का, भाई का एक्सीडेंट हो गया है, तो सोचिए किस तरीके से उनका दिमाग काम करता होगा। क्या वो सोचते होंगे, कैसे मदद करते होंगे, कैसे वहाँ पहुँचते होंगे, ये सारे सवालात हैं। सोचिए कल जिस तरीके से घंटों हॉस्पिटल पर दोनों लड़के वहाँ पड़े रहे, घंटों के बाद ये पता चल पाया कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। ऐसे में घंटे 2 घंटे आपके घर के लोगों को सूचना देने में चला जाता है, आपको वहाँ से रेफ़र करने में चला जाता है, इतने समय में आपकी जान चली जाती है। तो इस तरीके से आप ना करें और रोड के नियमों का पालन करते हुए अपनी सुरक्षा स्वयं करें। सरकार के नियमों का पालन करें, रोड के नियमों का पालन करें, किसी के भरोसे पे कभी ना रहें। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो रोड पर जिस तरीके से आजकल एक्सीडेंट हो रहे हैं उसके विषय में आज भाई से बात करेंगे कि रोड पर जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं उसको कैसे कैसे रोका जा सकता है। भैया सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद साहब। जितने भी चालक बंधु हैं हम उनसे एक विनम्र निवेदन करते हैं वो सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं, इसलिए कि आगे वाला जो सामने से आ रहा है वो किस स्थिति में है उसको अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए आराम से चलें, धीरे चलें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिससे एक्सीडेंट जो आए दिन घटनाएं होती जा रही हैं उस पर कंट्रोल पाया जा सके। इसी के लिए भैया धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, गाड़ी चलाते हेलमेट लगाते हैं नहीं?
हाँ, चलाते तो हैं सर, लेकिन हेलमेट है सर, यूज़ करते हैं लेकिन कम करते हैं। क्यों? इसलिए कि सर हम लॉन्ग रोड के ड्राइवर हैं सर। अच्छा अच्छा, ट्रक चलाते हैं आप? हम सर लॉन्ग रोड ड्राइवर हैं। अच्छा, तब ट्रक चलाते हैं तो आप तो बड़े अच्छे से जानते होंगे कि रूल और रेगुलेशन अच्छे से जानते होंगे सड़कों का। जी जी जी, देखिए होता क्या है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि हमसे किसी का एक्सीडेंट हो जी। इसलिए कोई भी, किसी का लाल है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, लेकिन हम गलती नहीं करते, सामने वाला आकर के मार दिया। जैसे मैं आपको बताऊं, कल एक हमारे कोकना में एक एक्सीडेंट हुआ, वो गाड़ी धंसी हुई थी, मेरे आंखों के सामने हुआ। वो गाड़ी निकाल करके रोड पे रिपेयरिंग का काम कर रहे थे, पीछे से जो बंदे या सामने से आए, उन्होंने सीधा टक्कर मार दिया। तो अब बताइए उसमें हमारी ये जो ड्राइवर साहब थे उनकी क्या गलती है? जी। अच्छा, रोड की बात है तो वो भाई गाड़ी धंसी हुई थी, निकाल कर रिपेयर करके जाने की तैयारी में थे। अब सामने से आके मत, क्या गलती है बताइए? तो इसलिए आप शराब पी करके ना चलाएं, अपनी स्थिति को सही करते हुए चलाएं, हेलमेट लगा के चलाएं और ट्रैफिक नियम का पालन करें। चलिए, रोड पर जहाँ तक खड़ी करने की बात आपने कहा, रोड पर गाड़ी खड़ा करना कितना सही है? देखिए भाई, नियम से बताइए, नियम से सिस्टम ये है सर कि मेरा इंश्योरेंस है, मेरा फिटनेस है, मेरा सब कुछ है, तो हम रोड पे ना खड़ी करके वो साहब कहाँ खड़ी करेंगे? नहीं, रोड पर गाड़ी खड़ा करने का परमिशन नहीं है, मानिए नहीं है। रोड चलने के लिए है, गाड़ी खड़ा करने के लिए नहीं है। नहीं, खड़ी करने के लिए नहीं है, लेकिन जो एक्सीडेंट हुआ था नहीं, आप कल की बात छोड़ दीजिए। मान लीजिए उन्होंने गड्ढे से निकाला, समस्या थी उनको, समस्या थी, है ना, लेकिन वहाँ आप रोड पर गाड़ी नहीं खड़ा कर सकते हैं। हाँ, हमारे हिसाब से हाँ नहीं खड़ी कर सकते, हाँ, ना? आप एक साइड में लगाना चाहिए आपको। हाँ, लेकिन वहाँ जगह नहीं थी, क्योंकि वहाँ जो है बारिश होने की वजह से मिट्टी जो है वो धस जा रही थी, इसलिए गाड़ी रोड पर खड़ी थी। एक तरीके से अगर कहा जाए तो उनकी गलती नहीं है, लेकिन आप नियम से अगर देखेंगे तो आप रोड पर गाड़ी नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि आप तमाम हाईवे, बड़े हाईवे देखे होंगे, रोड के किनारे जगह बनाई जाती है। कोई गाड़ी हो, समस्या हो, आपकी कोई दिक्कत हो, तो आप किनारे गाड़ी खड़ा करके कुछ देर आप वहाँ रुक करके अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। ऐसे में जो कल की घटना थी भैया, कल की घटना में भाई क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ थी, वो वहाँ पर किनारे पे जो है धंस जा रही थी मिट्टी में, इसलिए वो लोग बाहर निकालते हैं। बाहर निकलने के बाद जैसे भैया ने बताया कि जाने की तैयारी चल रही थी, इसी बीच उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। तो अच्छा, और जो हेलमेट का प्रयोग अगर वहाँ करते तो कितना उनको? हाँ, तो कम चोटें आती उनको, जो गंभीर रूप से हालत खराब है उनको शायद कम चोटें आती, दिमाग में कम लगता और कम भी खर्च आता। तो अच्छा, किस तरीके की कितना चोट लगा था उन लोगों को, आप वहाँ अगर थे तो? हाँ, बहुत तरीके से, बहुत तेजी गति से लग गया था उनको, मार, खून ब्लीडिंग हो रहा था, और उस परिवेश में उनको कोई संभालने वाला भी नहीं था। ठीक है, तो आनंद फानन में वही ड्राइवर के लोग जो आसपास के ढाबे के थे, यही ग्राम सभा का ढाबा है, पप्पू भैया का है, तो वो लोग उठा के ले जाके उसको हॉस्पिटल में ले गए, तो वहाँ भाई ट्रीटमेंट हुआ उन लोगों का।